हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो सिलेबस है ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। ठीक है, सभी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट। जो एक दो रह गए हैं वो भी मैं कवर कर दूंगी एक दो दिन के अंदर ही। और कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे, ठीक है, कराने के लिए। तो मैं यूनिट वाइज जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो मैं कराऊंगी यूनिट वाइज। तो आज हम न्यूमेरिकल्स जो कर रहे हैं वो है यूनिट सेकंड से। यूनिट सेकंड क्या थी आपकी? इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? इंटरफेरेंस में आपने मेनली आपने थिन फिल्म्स के बारे में पढ़ा होगा। थिन फिल्म्स पढ़ा था आपने, वेज शेप्ड फिल्म पढ़ा था, और न्यूटन्स रिंग्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, जो प्रैक्टिकल भी है आपका एक। ठीक है, न्यूटन्स रिंग्स के बारे में पढ़ा था। और डिफ्रैक्शन में आपने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट, और रिजोल्यूशन पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये टॉपिक्स आपने स्टडी किए थे। ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगी। तो न्यूमेरिकल्स कराने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ बता देती हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स। ठीक है, अगर दो वेव आपस में इंटरफेरेंस करती हैं तो उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है सुपरपोजिशन के बाद। ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं हम। ये शायद मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इसके बारे में, लेकिन एक बार न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं तो हम रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये दो वेव्स हैं। दो, पहले तो ये दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, S1 एंड S2। इनसे क्या निकल रही है? वेव्स निकल रही हैं, दो वेव्स। S1 सोर्स से एक वेव ले ली हमने, S1P, और S2 सोर्स से हमने एक वेव ले ली, S2P। ठीक है, दोनों ये जो रेज हैं ये P पॉइंट पे आके मिल रही हैं और P पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरफेरेंस कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स इक्वल टू, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, 2 पाई बाय लैम्डा, पाथ डिफरेंस कितना होगा? S2P माइनस S1P। ठीक है, ये इन दोनों रेज के बीच का पाथ डिफरेंस होगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज टू वेव्स कितना होगा? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज टू वेव्स? तो पहली वाली रे का हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया y1, और सेकंड वाली रे का जो हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया वो क्या ले लिया? y2। तो y1 इक्वल टू क्या लिया हमने? a1 साइन ओमेगा टी, एंड y2 इक्वल टू क्या ले लिया हमने? a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। डेल्टा क्या है आपका? फेज डिफरेंस है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा y इक्वल टू क्या होगा? y1 प्लस y2। तो वैल्यूज रख दी हमने, y1 की वैल्यू a1 साइन ओमेगा टी, और y2 की वैल्यू a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, और साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा का फॉर्मूला खोल दिया, साइन ए प्लस बी से, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, फिर हमने क्या किया? इस पहले और दूसरे टर्म में से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, और सेकंड वाले में से कॉस ओमेगा टी को ऐसे ही बाहर लिख लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया? ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा, इसको कैपिटल R कॉस थीटा, और a2 साइन डेल्टा इसको कैपिटल R साइन थीटा मान लिया। ठीक है, और इन दोनों को इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, ये पुट कर दिया हमने, जो भी हमने ये अज्यूम किया है, कैपिटल R कॉस थीटा और यहाँ पे कैपिटल R साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला किसका बन रहा है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो y इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम इसको? कैपिटल R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ठीक है, ये जो पहले इक्वेशन है a1 प्लस ए टू कॉस डेल्टा इक्वल टू आर कॉस थीटा, और a2 साइन डेल्टा इक्वल टू आर साइन थीटा, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a1 प्लस ए2 कॉस डेल्टा का स्क्वायर प्लस a2 साइन डेल्टा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना बच जाएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आर स्क्वायर बच गया। और यहाँ पे क्या बचा? जब हम इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बच जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस डेल्टा। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा आपका।
इसके बाद ठीक है, ये क्या आ गया आपका आर स्क्वायर, क्या है आपका आर क्या है आपका, कैपिटल आर जो है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्यों है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है वाई इक्वल टू कैपिटल आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, कैपिटल आर। इसका मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हुआ आपका, कैपिटल आर। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, आपको पता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो कि किसके इक्वल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी कि जो इंटरफेयर के बाद, इंटरफेरेंस करने के बाद जो वेव आपकी फॉर्म होगी, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी मान रखी है हमने, कैपिटल आई। ठीक है, जो कि किसके प्रोपोर्शनल होगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर के प्रोपोर्शनल होगी। तो दैट मीन्स आई इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है हमने ऊपर से, ये थी जो आर स्क्वायर की वैल्यू, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा, ये यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, ये आ गई आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, देखिए कॉस डेल्टा मैक्सिमम कब होता है, 1 पे, और मिनिमम कब होता है, -1 पे। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालने के लिए हम कॉस डेल्टा को 1 रख देंगे, तो यहाँ पे ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू। ठीक है, कॉस डेल्टा 1 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। दैट मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। इसी तरह मिनिमम इंटेंसिटी के लिए कॉस डेल्टा को -1 रखना पड़ेगा, तो आई मिनिमम कितना आ जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर माइनस टू ए वन ए टू। दैट मीन्स आई मिनिमम इक्वल टू ए वन माइनस ए टू का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था जस्ट समझाने के लिए। अब न्यूमेरिकल है, जैसे प्रूफ करना है इसमें। तो क्वेश्चन है आपका, टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो अल्फा इंटरफेयर, prove that in the interference pattern I maximum minus I minimum upon I maximum plus I minimum equal to 2 अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे हम, सबसे पहले तो वही फॉर्मूला लिखेंगे अभी जो ऊपर पढ़ा हमने। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, आई इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा, आई मैक्सिमम ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, आई मिनिमम ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा क्या दे रखा है आपका क्वेश्चन में, अल्फ़ा दे रखा है रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज। ठीक है, ये दे रखा है अल्फ़ा क्या है, इंटेंसिटी रेशियो, यानी दोनों जो वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटी का रेशियो, यानी कि पहली की इंटेंसिटी अगर हमने पहली रे की इंटेंसिटी आई वन मानी है और दूसरी रे की इंटेंसिटी आई टू मानी है, तो अल्फ़ा क्या होगा, आई वन अपॉन आई टू। तो आई वन किसके इक्वल हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, यानी कि ए वन स्क्वायर, और आई टू किसके इक्वल हो जाएगा, ए टू स्क्वायर के। तो यहाँ पे ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर आई वन एंड आई टू आर द इंटेंसिटीज ऑफ टू सोर्सेज ऑफ रिस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड ए वन एंड ए टू। अब यहाँ पे आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम में वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो आई मैक्सिमम की वैल्यू और आई मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद क्या किया हमने, ये ओपन कर दिए ब्रैकेट्स। ठीक है, और जो कैंसिल आउट हो गए टर्म्स उनको कैंसिल कर दिया, बचा क्या, फोर ए वन ए टू अपॉन टू ए वन स्क्वायर प्लस टू ए टू का स्क्वायर, और फाइनल टर्म क्या आ गया, टू ए वन ए टू अपॉन ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। ठीक है, और फिर हमने क्या कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ए टू स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, टू ए वन ए टू, टू ए वन अपॉन ए टू अपॉन ए वन अपॉन ए टू का होल स्क्वायर प्लस वन, और ए वन अपॉन ए टू ही क्या थे आपके, ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर क्या था, अल्फ़ा। तो ए वन अपॉन ए टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट अल्फ़ा और 1 प्लस अल्फ़ा, ये आ गया आपका। ठीक है, ये प्रूव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ लाइट सोर्स emits light of two wavelength lambda 1 equal to 4300 angstrom and lambda 2 5100 angstrom. The source is used in a double slit interference experiment। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। दो लाइट्स ले रखी हैं जिनकी वेवलेंथ क्या ले रखी है, 4300 और 5100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज एंड द स्क्रीन इज 1.5 मीटर। ठीक है,
सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1.5 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 0.025 मिलीमीटर. कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू दीज टू वेवलेंथ्स. ठीक है, अब ये जो दो वेव्स इंटरफेयर करेंगी, इसके बाद थर्ड ऑर्डर की जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी उनके बीच के हमें सेपरेशन निकालना है. तो गिवन क्या हमें, दोनों की वेवलेंथ गिवन है λ1 λ2. ठीक है, और स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1.5 मीटर यानी कैपिटल डी होता है, और दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी दे रखी है 0.025 मिलीमीटर. ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट करके हमने लिख दिया 2.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स. और ऑर्डर दे रखा है आपको. ठीक है, ये दे रखा है थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस. ठीक है, तो इसमें एन एन क्या होता है आपका, ऑर्डर होता है, तो एन इक्वल टू 3 हो गया. अब हम क्या निकालेंगे, पोजीशन निकालेंगे. ठीक है, दोनों वेव्स की पोजीशन निकालेंगे कहाँ पे होगी. तो पोजीशन का ये फॉर्मूला होता है x इक्वल टू एन लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी. तो पहली वाली वेव का x1 मान लिया और दूसरी वाली वेव के लिए x2 मान लिया. तो दोनों की पोजीशन ये होगी. तो अगर हम दोनों को घटा दें, दोनों की पोजीशंस को सब्सट्रैक्ट कर दें, तो हमें क्या निकल जाएगा, दोनों के बीच का सेपरेशन मिल जाएगा. ठीक है, तो ये पोजीशन कहाँ से होती है, सेंटर पॉइंट से होती है. जो एक्स वाली पोजीशन होती है ये होती है सेंटर पॉइंट से कितना ऊपर है या कितना नीचे है, वो पोजीशन बताता है. तो अगर मान लीजिए ऐसा कह दे कि सेंटर पॉइंट से 5 मिलीमीटर ऊपर है. ठीक है, 5 मिलीमीटर ऊपर है, और ये वाली क्या है, सेंटर पॉइंट से 2 मिलीमीटर ऊपर है. तो दोनों के बीच का सेपरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 5 - 2 यानी कि दोनों के बीच का सेपरेशन 3 मिलीमीटर हो जाएगा ना. तो ऐसे ही दोनों के बीच का दोनों का जो पोजीशन x1 और x2 को मैं अगर माइनस कर दूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेपरेशन मिल जाएगा दोनों वेव्स का. और कितने ऑर्डर का निकालना है हमें, थर्ड ऑर्डर का. तो n इक्वल टू यहाँ पे 3 पुट कर दिया. इसलिए पहले तो इन दोनों को माइनस कर दिया, फिर वैल्यूज पुट कर दी. n की वैल्यू 3, d की वैल्यू 1.5, स्मॉल d की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर. λ2 λ1 की वैल्यूज पुट कर दी, एंगस्ट्रॉम में दी हुई थी, मीटर में कन्वर्ट करना था, तो 10⁻⁻10 मीटर्स. ठीक है, 10⁻⁻10 से इंटू कर दिया हमने. तो कितना आ गया इस पूरे को सॉल्व करके, 0.0144 मीटर या फिर 1.44 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये दोनों वेव्स के बीच का सेपरेशन आ गया किसमें, थर्ड ऑर्डर में. अब अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका थिन फिल्म के ऊपर. ठीक है, थिन फिल्म मैंने बताया था, थिन फिल्म्स क्या होते हैं क्लासरूम में मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी. और हमने इसके लिए क्या निकाला था, इंटरफेरेंस का फॉर्मूला भी निकाला था. तो उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है ये क्वेश्चन. तो पहले तो आप अपने नोट्स में देखिएगा, पहले थिन फिल्म्स में जो पढ़ाया था उसको एक बार रिवाइज करिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइएगा. तो क्वेश्चन है आपका, अ सोप फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू is illuminated with white light incident at an angle I. The reflected by it is examined and two bright bands focused corresponding to wavelengths λ1 and λ2 show that the thickness of the film is t equal to this one. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक सोप फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू. तो जिस पे हम क्या करते हैं, वाइट लाइट डाल रहे हैं किसी एंगल आई पे. ठीक है, उसके बाद क्या है, रिफ्रैक्ट, हमें पता है जब किसी फिल्म पे कोई लाइट पड़ती है तो उसमें क्या होता है, पार्शियली रिफ्रैक्शन और पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, तो हमें दो वेव्स मिलेंगी, एक की जो वेवलेंथ है λ1 है और दूसरे की क्या है, λ2. तो अब हमें शो क्या करना है, थिकनेस, और उस फिल्म की थिकनेस टी इतनी होनी चाहिए जो दे रखा है आपका एक्सप्रेशन. तो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको जो मैंने ये आपको डेरिवेशन करा रखा है, द कंडीशन फॉर ब्राइट बैंड्स इन रिफ्रैक्टेड लाइट इज 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लेमडा. ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, जहाँ पे म्यू क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी क्या है थिकनेस ऑफ दैट फिल्म, आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एन है उसका ऑर्डर. ठीक है, ब्राइट फ्रिंज का ऑर्डर, ब्राइट जो लाइट निकलती है उसका ऑर्डर ब्राइट बैंड्स का, और लेमडा है उसकी वेवलेंथ. ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमें क्या पूछा हुआ है, करस्पॉन्डिंग जो बैंड्स हैं उनकी वेवलेंथ दे रखी है λ1 एंड λ2. करस्पॉन्डिंग मतलब एक के बाद एक,
जो ब्राइट बैंड्स होंगे उनकी जो वेवलेंथ है वो λ1 एंड λ2 है। तो अगर मान लो आपका पहले वाले बैंड का जो ऑर्डर n है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा उसका n+1, ठीक है। n+1 आर द ऑर्डर्स ऑफ ब्राइट बैंड्स ड्यू टू वेवलेंथ λ1 एंड λ2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आर तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे n λ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा n+1 λ2, ठीक है। तो यहाँ पर एन λ1 इक्वल टू, यहाँ पे λ2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दी, एन λ2 प्लस λ2, और n इक्वल टू कितना आ गया λ2 अपॉन λ1 माइनस λ2, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें वापस से वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू कितना एन λ1, तो यहाँ से t इक्वल टू कितना हो जाएगा एन λ1 अपॉन 2 म्यू कॉस आर। तो यहाँ पे मैंने किसकी वैल्यू रख दी, n की वैल्यू रख दी, जो ऊपर निकाली हुई है वो n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। और इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, कॉस आर को लिख सकते हैं हम √1 माइनस साइन स्क्वायर आर, ठीक है। और आपका एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो यहाँ से साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन आई अपॉन म्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये साइन आर की वैल्यू पुट कर दूंगी, तो कॉस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर, ठीक है। और इसको रूट के बाहर लिख सकते हैं नीचे वाले म्यू को, तो म्यू स्क्वायर का म्यू हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू निकाली हमने कॉस आर की, तो ये कॉस आर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टी इक्वल टू कितना हो गया λ1 λ2 अपॉन λ1 माइनस λ2 2 म्यू, और कॉस आर की वैल्यू ये पूरी रख दी, जो हमने ये ऊपर ये निकाल रखे यहाँ से रख दी। तो ये म्यू से म्यू कैंसिल हो गया और ये आ गया जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी थिन फिल्म का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। वाइट लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑयल फिल्म of thickness 0.01 millimeter and refractive index 1.4 at an angle of 45 degree to the vertical, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, थिकनेस दे रखी है t, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है, और एंगल दे रखा है किसका, इंसिडेंट का एंगल दे रखा है, यानी आई दे रखा है 45 डिग्री। If the reflected light falls on the slit of spectrometer, calculate the number of dark bands seen between wavelengths 400 and 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो दो वेव्स अगर 400 और 5000 एंगस्ट्रॉम के बैंड्स हैं, उन बैंड्स के बीच में कितने क्या है डार्क बैंड्स बन रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा ब्राइट बैंड्स का फॉर्मूला है 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लेमडा। तो पहली वाली जो वेवलेंथ दे रखी थी हमें, कितनी दे रखी है, आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गई है, 400 नहीं है 4000 है, इसको आप 4000 कर लेना, ठीक है। तो पहली वेवलेंथ क्या दे रखी है λ1 इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से n1 की वैल्यू निकल जाएगी 2 म्यू टी अपॉन कॉस 2 म्यू टी कॉस आर अपॉन λ1, ठीक है। और आपका λ2 कितना दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से n2 इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर अपॉन λ2। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1.4, टी की वैल्यू 0.01 मिलीमीटर यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। कॉस आर को लिख देंगे हम √1 माइनस साइन स्क्वायर आर, और यहाँ से म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, तो वही वाली वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे साइन आर की √1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर। आई की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 45 डिग्री, वो यहाँ पे पुट कर दी, और साइन 45 1/√2 होता है, स्क्वायर कर दिया तो 1/2 हो गया, और म्यू की वैल्यू भी पुट कर दी 1.4। तो इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 0.86, ठीक है। अब हम रख देंगे ऊपर n1 के फॉर्मूले में। तो n1 इक्वल टू क्या था 2 म्यू टी कॉस आर अपॉन λ1, 2 की वैल्यू म्यू की वैल्यू रख दी, टी की वैल्यू रख दी, और कॉस आर की वैल्यू ये रख दी, और λ1 की वैल्यू रख दी, ठीक है। ये सब सेंटीमीटर्स में रखी हैं, इसलिए 4000 एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में क्या लिखा है 4000 × 10⁻⁻8, ठीक है। सारी वैल्यूज हमने सेंटीमीटर में ली है।
तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 60, और N2 को सॉल्व करने पे कितना आया 48। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था, डार्क बैंड्स, इन दोनों के बीच कितने डार्क बैंड्स होंगे। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो N1 माइनस N2 कर दिया हमने, तो कितना आ गया 12। तो दैट मीन्स हमारे पास कितने डार्क बैंड होंगे उन दोनों के बीच में, 12 डार्क बैंड्स होंगे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।